बात शमूली त्रासदी की अब करते हैं। 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 34 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 2 लोग सुरक्षित भी थे। कल के दिन रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 2 लोग सुरक्षित भी बाहर निकले इस टनल में जो फंसे हुए थे, और अभी भी 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आज राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तपोवन जाने वाली हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। तो वीवीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है और स्थानीय लोगों में इसको लेकर रोष भी है कि जितना संसाधनों का इस्तेमाल वीवीआईपी मूवमेंट के लिए हो रहा है, उतना राहत बचाव में किया जाना चाहिए और वीवीआईपी मूवमेंट बाद में भी हो सकती है। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो इस वक्त तपोवन में ही उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये त्रासदी आई थी। अजीत, पहला सवाल तो यही कि आप जो भी अपडेट आपके पास है वो आप दर्शकों को दें, और दूसरा सवाल ये है कि जो 2 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं वो वहां भीतर किन परिस्थितियों में थे, उन्होंने क्या क्या बताया कि कैसे जो है इतने दिन वहां पर रहे, क्योंकि 2-3 रविवार के दिन ये आपदा आई थी, उसके बाद से वहां पर थे, तो वहां किन परिस्थितियों में थे, कैसे झेला उन्होंने, ये सब क्या बताया उन्होंने, और कैसी है उनकी स्थिति? राजीव, देखिए, मैं पहले तो आपसे माफ़ी चाहूंगा और एक छोटी सी इजाज़त भी चाहूंगा। मैं सारे सवालों का आपके जवाब दूंगा जितने भी आपने सवाल किए, लेकिन मेरे साथ इस समय बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी हैं, क्योंकि वो इसी बायोस्फीयर में काम भी करते हैं। तमाम हिमालयन जोन जितने भी हैं उनमें काम करते हैं। उनसे थोड़ा सा अपने दर्शकों को मुखातिब कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस तरह की जो त्रासदी हो रही हैं तो वो क्या उनकी पृष्ठभूमि है, क्या परिणाम होने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। अभी ये त्रासदी है आपके सामने, ये डैम का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ विध्वंस हुआ है, लोगों का जान माल की बड़े पैमाने पर हानि हुई है। विष्णु प्रयाग में भगवान नारायण के मंदिर में गर्भगृह में 300 फीट ऊपर मलबा चला गया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये चूँकि आप पर्यावरण के लिए इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपका क्या नज़रिया, क्या दृष्टिकोण है? देखिए, हमारी तमाम नीतिकारों के लिए शायद ये बहुत बड़ा एक संदेश भी है और समझ उनको बनानी चाहिए कि हिमालय के प्रति जो नीतियाँ होनी चाहिए वो कई पहलुओं को लेकर हो गए। ये मात्र आपने पानी और नदी देखा और आप उस पर बांध या बैराज बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब इसी स्थान को देखिए, ऋषि गंगा, आपको आश्चर्य होगा जान के कि ये 15-20 सालों से एक बायोस्फीयर भी है। मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार के ही द्वारा इसको एक बायोस्फीयर जोन बना दिया गया है, और इसको बायोस्फीयर जोन बनाने के पीछे कारण था कि ये तमाम, आप अपने चारों तरफ देखिए, ग्लेशियर हैं, इसके नीचे के जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं, और ग्लेशियर के मुंह से यहाँ पे ये ऋषि गंगा निकलती है। ऐसे क्षेत्रों को हमेशा संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि यही पानी का भविष्य है इस देश का भी और राज्य का भी। एक तरफ हम ये निर्णय लेते हैं कि इसे बायोस्फीयर, और उस बायोस्फीयर बनाने में आपको आश्चर्य होगा, यहाँ कई तरह की सड़कें नहीं बन पाती दूर दराज। यही बायोस्फीयर के कारण लोग चुगान नहीं कर सकते, यही बायोस्फीयर के कारण यहाँ पे लोग लकड़ी और पत्ती नहीं छू सकते, लोगों के अधिकार छीन लिए जाते हैं। लेकिन अचानक इस तरह की योजनाएं अपने मन मर्जी से प्रकट हो जाती हैं। देखिए, हिमालय की संवेदनशीलता को समझने का समय है, क्योंकि अगर इस संदेश को नहीं समझा तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से केंद्र का और राज्य की इसमें पूरी भागीदारी होनी चाहिए आने वाले समय में, इस चिंतन पे कि हमारी सीमाएं क्या हैं। हम बांधों के विरोध नहीं करते, लेकिन बांधों के प्रति समझ कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि किस संवेदनशील में इसकी अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, अब सवाल सुरक्षा का भी है। आज इस जो कुछ भी इस बैराज में हुआ, अचानक मलबा आया और ये टूट के गिर गया, ये अपेक्षित है। और अब अंटार्कटिका की भी जब बर्फ़ टूट सकती हो, तो जहाँ इतनी हलचल होती हो, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे हों, तो आप कभी भी अपेक्षा कर सकते हैं कहीं पे भी इस तरह की घटना घट सकती है। अब जो वर्तमान में बांध हैं, जो बन चुके हैं, जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं, यहाँ पे एक अवलांच या ग्लेशियर आता है और वहाँ पे कोई चट्टान आ सकती है। तो ऐसे में एक जो बड़ा कदम सरकारों को उठाना चाहिए, राज्य सरकार को इसमें ज़्यादा गंभीर होना चाहिए। अंततः
राज्य सरकारों को ही झेलना पड़ता है। तो कि वो एक नए सिरे से इस पर चिंतन करे और आने वाले समय में भी अगर कोई बांध प्रस्तावित होने जा रहे हैं या बैराज की भी चिंता की जा रही है, तो आप ये मानकर चलिए कि इसमें अंततः अगर कोई सफ़र करता है स्थानीय लोग, उनका जीवन संकट में हो जाता है। हम बिजली पैदा करना चाहते हैं, रोशनी लाना चाहते हैं, दूसरों को अंधेरे में डाल के। ये सवाल हैं, ये पहाड़ के सवाल हैं, हिमालय के सवाल हैं, जिनको शायद हम अनुत्तरित नहीं कर सकते अब किसी भी तरह। मेरा मानना यह है कि अब इस घटना के बाद सरकारों को बड़ा चेत लेना चाहिए, नीतिकारों को भी, और कई बार तो ये सामूहिक प्रश्न भी है। इसमें किसी एक सरकार को भी दोष दे लेना या केंद्र को आलोचना करने के साथ ही ये स्थानीय सवाल भी है। हमें सामूहिक रूप से एक आवाज़ बनना पड़ेगा। सर, एक सामने एक गांव है, वहाँ पर वो ग्रामीण बता रहे हैं कि हमारा गांव धंस रहा था उस पावर प्रोजेक्ट पे, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। अब यही बहुत से प्रश्न हैं, इसके बहुत से जुड़े प्रश्न हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के कि यहाँ पे एक बड़ा तपोवन के ही पास एक बड़ा फॉरेस्ट का लॉट था, जिसको इन पावर प्लांट के चक्कर में ख़त्म कर दिया गया। ये सब कुछ हो सकता है, वरना आप अन्यथा आप एक पेड़ नहीं छू सकते। देखिए, पहाड़ में आपको कैसे कल्पना आप नहीं कर सकते कि जब ये सब कुछ बन रहा था कि रैणी से लेके और ये तपोवन तक, तो क्या ब्लास्टिंग नहीं हुई होंगी, क्या इन्होंने उस तरह की छेड़छाड़ नहीं की होंगी? तो आप देखिए, आप ग्लेशियर के मुहासे में अगर ये कुछ कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपने पूरी इस धरती को हिलाया ही था। तो ये तो छेड़छाड़, जरा भी कोई बड़ा आक्रमण होगा, प्रकृति का रोष होगा, तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। राजीव, देखिए अभी डॉक्टर साहब ने बताया, वो बड़े पर्यावरणविद हैं, यहाँ बहुत अध्ययन करते हैं, हिमालयन जोन में बहुत अध्ययन करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए किसी की ज़िंदगी में अंधेरा करना अनुचित है। और अब एक समय आ गया है कि जो ग्लेशियर के पास है, हाई एल्टीट्यूड जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उनका एक मानक तय होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो बात कही कि एक तरफ आप बायोस्फीयर उसको घोषित कर देते हैं, आम आदमी के अधिकार छिन जाते हैं कि वो पेड़ों को छू नहीं सकते हैं, दूसरी तरफ आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पर ले जाते हैं, ग्लेशियर के मुहाने पर इस तरह के प्रोजेक्ट आप बनाते हैं। लेकिन अजीत, अब आप अभी तक का जो आपके पास अपडेट है राहत बचाव से जुड़ा हुआ, वो आप दर्शकों को दें। हाँ राजीव, देखिए कल जैसे 2 लोग सुरक्षित निकले हैं, ये कुदरत का ही करिश्मा था। और जो लोग भीतर बचे हुए हैं, जब वो 2 लोग आए तो अभी उम्मीद है कि अगर ये 2 लोग जिंदा हो सकते हैं तो बाकी जिंदगियां भी हो सकता है उनमें शेष हो। तो इसीलिए आज एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। आर्मी ऊपर से एक सुरक्षित स्थान से उस सुरंग में ड्रिल करने का काम कर रही है। और ड्रिल करने के 2 उद्देश्य हैं, एक तो ऑक्सीजन लेवल अंदर थोड़ा बहुत चला जाए, और दूसरा कैमरा, एक वायर के साथ कैमरा अंदर भेजकर ये देख लिया जाए कि वहाँ लोग हैं भी कि नहीं हैं तो किस स्थिति में हैं। तो एक तो ये है, दूसरा एयरफोर्स का भी आज इधर मूवमेंट बढ़ाया गया है और रेस्क्यू लगातार चल ही रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी सब कर ही रहे हैं। लेकिन जैसा हम सब लोग जानते हैं, पिछले 5 दिन में हमने देख लिया है कि संसाधन हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन एक स्पेस होता है काम करने का, तो यहाँ स्पेस जो है बहुत कम है। हमारे संसाधन बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने सदुपयोग की, लेकिन सुरंग के अंदर केवल एक टाइम में एक ही मशीन जा सकती है। जी राजीव। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो कैसे प्रशासनिक और सरकारों के जो नीति नियंता, जो नीति बनाने वाले हैं, उन्होंने हिमालय के ग्लेशियर के बिल्कुल नजदीक किस तरह की पॉलिसीज बनाई, वहीं के लोगों के लिए क्या अधिकार हैं और कैसे वहां पर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए जाते हैं जो बाद में खतरा साबित होते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। टनल में फंसी जान को बचाने के लिए सेना ने अपने ऑपरेशन में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सेना टनल के अंदर 72 मीटर पर एक ड्रिल करने जा रहे हैं, एक ड्रिल कर रही है और ये ड्रिल करीब 13 मीटर नीचे की तरफ से किया जा रहा है। एबीपी गंगा की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया है। टनल में फंसी जानों को बचाने के लिए लगातार काम जारी है। सेना ने इस बार अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर एक बड़ा बदलाव किया है। जी हां, एबीपी न्यूज़ आपको बता दे, अब सेना टनल के अंदर ड्रिल कर रही है। देखिए, ये सामने जो बड़ी सी आपको ट्रक नजर आ रहा है, यही वो ड्रिलिंग मशीन है जिसके जरिए अब टनल के अंदर ड्रिल किया जा रहा है। 72 मीटर इस वक्त एबीपी न्यूज़ आपको टनल के अंदर 72 मीटर लेकर पहुंचा है।
इसी 72 मीटर पॉइंट से करीब 13 से 14 मीटर नीचे, यानी कि नीचे इस तरीके से ड्रिल की जा रही है। पहले 75 mm का ये जो ड्रिल था वो किया गया था। रात 3 बजे शुरू किया ये ऑपरेशन, सक्सेसफुल नहीं रहा। आप देख सकते हैं आर्मी के जो मेजर है पूरे इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। पहले एबीपी न्यूज़ ने बताया पहले 75 मिलीमीटर का एक ड्रिल किया गया, जब वो कामयाब नहीं हुआ तो अब वो जो 75 mm है उसे छोटा कर दिया गया है और कुछ इस तरीके से अब ड्रिलिंग का काम टनल में नीचे किया जा रहा है। 13 मीटर नीचे तक की ये ड्रिलिंग होगी जो नीचे टनल है उससे जाके कनेक्ट करेगी और उसी टनल के अंदर जो मजदूर जो काम कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो फंसे हुए हैं। कैमरा डाला जाएगा, उस टनल के अंदर देखा जाएगा, क्योंकि उसी टनल के अंदर एबीपी न्यूज़ आपको बता रहा है उसी टनल के अंदर वो जो मजदूर जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो उनके होने की आशंका है और वहाँ पर कैमरे की मदद से देखा जाएगा। मॉनिटरिंग करने के बाद फिर सेना अपनी अगली स्ट्रेटेजी बनाएगी कि उन तक जल्द से जल्द कैसे पहुंचा जाए। अगर वो जिंदा है तो उनको तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। ये सारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इस ड्रिलिंग को पूरा करने के बाद आगे बनाई जाएगी।